मोहब्बत है। हे गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ अपनी पसंदीदा कहानी हाँ ये मोहब्बत है। हाँ ये मोहब्बत है भाग 4। मीरा के कमरे की खिड़की पर खड़ी सौंदर्या बाहर देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। तभी कुछ आहट हुई और सौंदर्या ने जल्दी से खिड़की पर पर्दा गिरा दिया और पलट गई। उसने देखा वो मीरा थी जो बिस्तर से उठकर उनकी तरफ आने की कोशिश कर रही थी। सौंदर्या लपक कर मीरा के पास आई और कहा, अरे मीरा, आराम से, तुमसे उठने को किसने कहा? अभी तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। हमें पानी चाहिए था, मीरा ने कहा। हाँ तो मुझसे कहो ना बेटा, मैं देती हूं। कहते हुए सौंदर्या ने जग से ग्लास में पानी रखा और लेकर मीरा के पास चली आई। सौंदर्या मीरा के बगल में आ बैठी और उसे अपने हाथ से पानी पिलाने लगी। मीरा ने 2 घूंट पानी पिया, तब जाकर उसके गले को आराम मिला। पापा घर आ गए क्या बुआ जी? मीरा ने उदास मन से पूछा। नहीं मीरा, भाई साहब का फोन नहीं आया। मैंने उन्हें फोन किया तो उन्हें बताया कि वो अपने काम में फंसे हुए हैं और उन्हें आने में थोड़ा वक्त लगेगा। सौंदर्या ने कहा, हमें अक्षत जी से मिलना है बुआ जी। हमने उन्हें फोन भी किया लेकिन उनका फोन बंद आ रहा है। हमें ना बहुत घबराहट हो रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हम बस एक बार उनसे मिलना चाहते हैं। हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, हमें उन्हें अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। पता नहीं वो किस हाल में होंगे। कहकर मीरा रोने लगी। सौंदर्या धीरे धीरे उसकी पीठ सहलाने लगी और कहा, यहां आकर तुमने कोई गलत नहीं किया मीरा, ये घर भी तुम्हारा अपना है। उस शाम जिस लहजे में उसने तुमसे बात की थी, मुझे नहीं लगता वो अब तुम्हारी कोई बात सुनेगा। अगर उससे तुम्हारी परवाह होती तो क्या वो तुम्हें यहां छोड़कर जाता? उसने तुमसे दूर जाने का मन बना लिया है। ये सब झूठ है। महादेव के लिए ऐसा मत कहिए। अक्षत जी ऐसा नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। कहते हुए मीरा ने अपने दोनों कानों को अपनी हथेलियों से ढक लिया। मैं जानती हूं मीरा, तुम्हारे लिए मेरी बातों पर विश्वास करना मुश्किल होगा, लेकिन यही सच है बेटा। अक्षत तुमसे तलाक चाहता है, पर तुम घबराओ नहीं। हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारी ये भुआ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। सौंदर्या ने अपनी बातों से मीरा के लिए परवाह जताते हुए कहा। मीरा ने सुना तो उसकी भीगी आंखों से सौंदर्या भुआ को देखा और उनके हाथों को थामकर रोते हुए कहा, आप हमारे साथ हैं ना बुआ जी? हाँ मीरा, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा? सौंदर्या ने कहा। तो क्या आप हमारे लिए अक्षत जी को यहां लेकर आएंगी? प्लीज बुआ जी, हमें एक बार उनसे मिलना है। हमें जानना है वो ये सब क्यों कर रहे हैं। कुछ तो हुआ है उनके साथ, वरना वो ऐसा सोच भी नहीं सकते। शायद उन्हें कोई गलतफहमी हो गई है, मीरा ने दर्द भरे स्वर में कहा। मीरा की बात सुनकर सौंदर्या सोच में पड़ गई। उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये तो सिर्फ सौंदर्या ही जानती थी। सौंदर्या को खामोश देखकर मीरा ने कहा, बुआ जी बताइए ना, आप जाएंगी ना अक्षत जी से मिलने? आप उन्हें मना कर लाएंगी ना बुआ जी? हाँ मीरा, मैं वादा करती हूँ, मैं अक्षत से मिलने जाऊंगी। आप खुश? सौंदर्या ने मीरा की गाल को छूकर प्यार से कहा। थैंक यू बुआ जी, थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छी हैं। आप बिल्कुल हमारी माँ जैसी हैं। मीरा ने सौंदर्या की गोद में अपना सर रखते हुए कहा। खुशी और पीड़ा के आंसू उसकी आंखों में झिलमिलाने लगे और सौंदर्या वहीं बैठकर उसका सर सहलाते हुए मन ही मन खुद से कहने लगी, मैं उस अक्षत व्यास से जरूर मिलने जाऊंगी मीरा। उससे मिलूंगी नहीं तो ये रिश्ता खत्म कैसे होगा? मीरा सौंदर्या के मंसूबों से अनजान उस पर आंख बंद करके भरोसा करके बैठी थी। अपनी जिंदगी में आने वाले इस नए तूफान से वह बिल्कुल अनजान थी।
सोमी जीजू सड़क से उठे और अपने कपड़े झाड़कर कुछ देर वहीं खड़े मीरा के कमरे की खिड़की को देखते रहे, लेकिन वह बंद खिड़की दोबारा नहीं खुली। हताश होकर सोमी जीजू वापस घर जाने के लिए मुड़ गए। सड़क पर पैदल चलते हुए उनके जहन में बस अक्षत और मीरा का ख्याल था। सोमी जीजू के लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि आखिर अक्षत और मीरा एक दूसरे से अलग होने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। जहां उन्हें अक्षत अजीज था, वहीं मीरा से भी उन्हें बहुत लगाव था। सोमी जीजू का चेहरा उदासी से घिरा हुआ था और बार बार उन्हें बस अक्षत का रोता हुआ चेहरा याद आ रहा था। देर रात जीजू घर पहुंचे। नीता डाइनिंग के पास खड़ी प्लेट में खाना लगा रही थी। उसने सोमी जीजू को आते देखा तो कहा, जीजू आइए खाना खा लीजिए। आप शायद बाहर गए थे, इसलिए बाकी सबने खा लिया। मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। मुझे भूख नहीं है नीता, सोमी जीजू ने बुझे स्वर में कहा और अपने कमरे की तरफ चले गए। जीजू जीजू थोड़ा सा तो, नीता आगे कहती, इससे पहले ही सोमी जीजू वहां से चले गए। सोमी जीजू को परेशान देखकर नीता भी सोच में पड़ गई। उसे खोया हुआ देखकर अर्जुन ने कहा, क्या हुआ नीता, तुम यहां ऐसे क्यों खड़ी हो? ओह अर्जुन, तुम हो, तुम कब आए? नीता ने जैसे नींद से जागते हुए कहा, मैं रघु को कुछ काम बता कर आया था। तुम बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? अर्जुन ने पूछा। मुझे नहीं, सोमी जीजू को। सोमी जीजू अभी अभी बाहर से आए हैं और काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। अर्जुन, तुम जीजू से बात करो ना, उन्होंने खाने से भी मना कर दिया। नीता ने उदास होकर कहा, मैं जानता हूं जीजू क्यों परेशान है। इस घर में जीजू सबसे ज्यादा अक्षत के करीब है। आज उसे ऐसे हाल में देखकर जीजू भी टूट गए हैं। जीजू ने उसे हमेशा अपना बेटा माना है नीता, इसलिए आज तकलीफ भी जीजू को ही ज्यादा हो रही है। अर्जुन ने कहा, इस घर की खुशियों को नजर लग गई है अर्जुन। भगवान किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे जो आशु और मीरा के साथ हुआ। बस सब ठीक हो जाए अर्जुन। मैं इस घर के लोगों को ऐसे दर्द में नहीं देख सकती। नीता ने आंखें नम करते हुए कहा। अर्जुन ने नीता के चेहरे को अपने हाथों में थामा और उसके आंसू पोंछकर कहा, सब ठीक हो जाएगा नीता, देखना इस घर की खुशियां वापस लौट आएगी और ये हम सब मिलकर करेंगे। नीता ने हामी भर दी और फिर टेबल पर रखी प्लेट लेकर जैसे ही जाने लगी, अर्जुन ने कहा, ये खाना देवर जी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, उनके लिए लेकर जा रही हूं। नीता ने कहा, नीता तुम जानती हो ना इस वक्त अक्षत गुस्से में है और वो ये खाना नहीं खाएगा। तुम्हें, कहते कहते अर्जुन रुक गया। यही ना कि अगर मैं खाना लेकर गई तो वो गुस्सा होंगे, हो सकता है मुझ पर चिल्ला भी दे। तो क्या हुआ अर्जुन, इस वक्त उन्हें हम सबकी जरूरत है। वो खुद को भले ही कितना भी स्ट्रांग दिखाएं, लेकिन ऐसे हालातों में उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैं उन्हें खाना खिलाकर आती हूँ, नीता ने कहा और वहां से आगे बढ़ गई। नीतू, अर्जुन ने कहा। हाँ, नीता ने पलटकर अर्जुन से कहा, थैंक यू इस घर को अपना समझने के लिए। आज तुम सच में मेरी नजरों में बहुत ऊपर उठ गई हो। अर्जुन ने कहा तो नीता हल्का सा मुस्कुराई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। अर्जुन भी डाइनिंग से हटकर राधा का हालचाल पूछने उनके कमरे की ओर चला आया। नीता अक्षत के लिए खाना लेकर ऊपर आई। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। नीता ने दरवाजा खोला, लेकिन अक्षत के कमरे में सब अस्त व्यस्त पड़ा था। कपड़ों से लेकर कमरे का सामान यहाँ वहां बिखरा पड़ा था। दीवार पर लगी तस्वीर टूटे शीशे के साथ नीचे फर्श पर बिखरी थी। कमरे में रोशनी के नाम पर बाहर से स्ट्रीट लाइट से आती पीली रोशनी थी, जिसमें नीता ये सब देख पा रही थी। और सबसे आखिर में उसकी नजर पड़ी बिस्तर से पीठ लगाकर जमीन पर बैठे अक्षत पर। अक्षत जमीन पर बैठा था। उसके बाल बिखरे थे, आंखों में आंसू थे, चेहरे पर गुस्सा और दोनों
साथ साथ दिखाई दे रहे थे। अचानक से नीता की नजर जमीन पर गिरती बूंदों पर पड़ी। उसे समझने में थोड़ा वक्त लगा, पर वो बूंदें खून की थी जो अक्षत के हाथ से रिसकर नीचे जमीन पर गिर रही थी। ये देखकर नीता घबरा गई और जैसे ही कमरे में जाने लगी, अक्षत ने बिना नीता की ओर देखे कहा, कोई अंदर नहीं आएगा। देवर जी, लेकिन आपके हाथ से खून बह रहा है, मुझे देखने तो। नीता ने कहा, मैंने कहा ना कोई अंदर नहीं आएगा। इस बार अक्षत ने गुस्से से नीता की तरफ देखकर कहा। अक्षत के गुस्से से भला कौन अनजान था, लेकिन एक बार की नीता भी सहम गई। उसके कदम वहीं रुक गए, वह अंदर नहीं जा पाई। अक्षत कुछ पल के लिए नीता को देखता रहा और फिर उसके एहसास हुआ कि उसे ऐसे नीता पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। उसने अपना सर झुकाया और धीमे स्वर में कहा, प्लीज आप यहां से जाइए, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूं, थोड़ा सा खा लीजिए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। नीता ने भी धीमे स्वर में कहा, मुझे भूख नहीं है भाभी, आप ये खाना ले जाइए। अक्षत ने कहा, देवर जी, अपने लिए ना सही, हम सबके लिए थोड़ा सा खा लीजिए। नीता ने खाने की प्लेट दरवाजे के पास पड़ी टेबल पर रखते हुए कहा। अक्षत ने कुछ नहीं कहा, वह बस खामोशी से सामने दीवार को देखते रहा। नीता कुछ देर वहां रुकी और फिर वहां से चली गई। सोमी जीजू अपने कमरे में आए। उन्हें ऐसे हाल में देखकर तनु उनके पास आई और कहा, सोमी, ये क्या हुआ? तुम्हारे कपड़े गंदे कैसे हो गए और ये चोट कैसे लगी तुम्हें? यहाँ घर में थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए बाहर टहलने निकल गया। आते वक्त रास्ते में पैर फिसलकर गिरने से कपड़े कीचड़ में हो गए और ये जरा सी खरोच भी लग गई। सोमी जीजू सफेद झूठ बोल गए। भगवान का शुक्र है ज्यादा कुछ नहीं हुआ, तुम्हें अकेले से बाहर नहीं जाना चाहिए था। तनु ने चिंता जताते हुए कहा, मैं जरा कपड़े बदल लेता हूं। सोमी जीजू ने तनु से नजरें चुराते हुए कहा और बाथरूम की तरफ चले आए। हाँ, मैं कपड़े निकाल कर रखती हूँ, तुम नहा लो, तनु ने कहा और सौमित के लिए सिंपल कुर्ता पजामा निकालकर बिस्तर पर रख दिया और खुद कमरे से बाहर निकल गई। सब सो चुके थे या यूं कहो कि एक दूसरे के कमरों में थे। अर्जुन राधा और विजय जी के पास था, दादू दादी अपने कमरे में थे, नीता बच्चों के कमरे में थी और उन्हें बहलाकर सुला रही थी कि सब ठीक है। अक्षत अपने कमरे में था और तनु किचन में थी। तनु ने सोमी जीजू के लिए चाय बनाई और कप में छानकर अपने कमरे में चली आई। सोमी जीजू नहा कर आ चुके थे। तनु ने चाय सोमित की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए। तुम्हें कैसे पता मुझे चाय चाहिए? मैंने तो तुमसे कहा भी नहीं। सोमित ने हैरानी से कहा, तुम्हारा चेहरा देखकर ही समझ आ गया था कि कोई बात तो है जो तुम्हें परेशान कर रही है। सोमित, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे क्या हुआ? तनु ने सोमित से कहा तो सोमित बिस्तर पर आ बैठा और तनु से अपने बगल में बैठने का इशारा किया। तनु सोमित के बगल में आ बैठी। सोमित ने चाय का घूंट भरा और कहने लगा, समझ नहीं आ रहा तनु कि ये सब क्या हो रहा है। इस घर में सब कितना सही था, पर सब एक दूसरे के साथ खुश थे और फिर एकदम से इस घर पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अमायरा के चले जाने का दुख हम सबको है, लेकिन आशु, वो तो आज भी खुद को इस हादसे से बाहर नहीं निकाल पाया है। हम सबने मीरा के आंसू देखे, उसका दर्द देखा। उसका दर्द ज्यादा था शायद इसलिए कि वो एक माँ है, पर क्या किसी ने आशु का दुख देखा? वो भी तो अमायरा का पिता था, उसने भी तो वही खोया जो मीरा ने खोया था, शायद उससे भी ज्यादा। मीरा ने तो सिर्फ अपनी बेटी आशु, उसने अपनी बेटी, अपना सम्मान, अपना सपना और अपनी मीरा, सबको एक झटके में खो दिया। क्या मीरा को वो सब दिखाई नहीं देता? मैं जानता हूं मीरा और आशु दोनों ही गलत नहीं है, बस उनका वक्त और हालात गलत है और इन्हीं हालातों का फायदा कुछ लोग उठाएंगे जो उन्हें दूर करना चाहते हैं। मैं तब से आशु को जानता हूं जब वो छोटा सा था,
मैंने उसे तुम्हारा भाई कम और अपना बेटा सादा माना। आज जब वो दर्द में है तो मुझे तकलीफ नहीं होगी क्या तनु? अमायरा को वो खो चुका है। अब अगर मीरा भी उसकी जिंदगी से चली जाएगी तो वो हमेशा के लिए टूट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा सोमिन। मीरा और अक्षत एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो दोनों एक दूसरे को कभी दूर नहीं करने देंगे। ईश्वर बस उनकी परीक्षा ले रहा है और देखना वो दोनों इसमें जरूर सफल होंगे। अभी हालात सही नहीं है और सिर्फ हालात देखकर कोई फैसला करना सही नहीं है। तुम भी तो मानते हो ना कि उनका प्यार पवित्र है और वो दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। फिर वो अलग कैसे हो सकते हैं? आशु हमेशा से गुस्से वाला है। उसे गुस्सा जल्दी आता है और लोगों ने बस उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उसके और मीरा के बीच एक दरार पैदा कर दी है। लेकिन भरोसा रखो, ये सब दरारें उनके प्रेम और भरोसे के साथ भर जाएगी। सब एकदम से पहले जैसा नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तनु ने सोमित को समझाते हुए कहा, मैं समझ रहा हूं तनु, लेकिन अगर ये जल्दी नहीं हुआ तो सब बर्बाद हो जाएगा। सोमित ने गहरी सांस लेकर कहा और ये कहते हुए उन्हें एकदम से मीरा के कमरे की खिड़की पर खड़ी सौंदर्या बुआ का ख्याल आ गया। जब वो गहरी सोच में डूब गए। सोमित, क्या सोचने लगे तुम? तनु की आवाज से सोमित की तंद्रा टूटी और उन्होंने कहा, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। सोमित, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तनु ने सोमित के हाथ को थाम कर कहा। सोमित जीजू ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से अपनी चाय पीने लगे। उन्होंने तनु को सौंदर्या बुआ के बारे में अभी कुछ बताना सही नहीं समझा। वे नहीं चाहते थे कि परेशानियां और बढ़े। तो दोस्तों, ये था हाँ ये मोहब्बत है सीजन 3 का भाग 4। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक बने रहिए आपकी पसंदीदा कहानी हाँ ये मोहब्बत है के लिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।